मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का अंतिम दिन भी हंगामे और आरोप प्रत्यारोप से भरा रहा। सहकारी समिति संशोधन विधेयक 2025 पर मंत्री विश्वास सारंग ने चर्चा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिस पर कांग्रेस ने कड़ा विरोध जताया। कांग्रेस विधायक सचिन यादव ने इसे सहकारिता आंदोलन की अंत्येष्टि करार दिया। विपक्ष ने वॉकआउट कर सरकार पर सहकारिता विरोधी होने का आरोप लगा दिया, लेकिन वॉकआउट के बीच ही विधेयक को पारित कर दिया गया। सत्र की जो अवधि है, मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा जहाँ पर कि बजट सत्र इतनी कम अवधि के लिए आउट किया गया है। इतने महत्वपूर्ण विषय पर इतने सारे अनुदान मांगे थी जिनके ऊपर चर्चा होनी चाहिए थी, जिनके ऊपर बात होनी चाहिए थी। सरकार को चाहिए कि आने वाले समय में बजट सत्रों की अवधि ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर चर्चा हो सके। चर्चा हो करके नई नई बातें जब आएंगी तो निश्चित रूप से सरकार को अपने कार्य करने में सहयोग मिलेगा। नगर और ग्राम निवेश संशोधन विधेयक को भी सदन में पारित कर दिया गया है। सरकार ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी को बड़े इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करने और 40 हेक्टेयर जमीन को विकसित करने के अधिकार देने की बात कही। विपक्ष ने इसका विरोध करते हुए कहा कि सरकार किसानों की जमीन हड़पने का प्रयास कर रही है और मुआवजे की स्पष्ट नीति नहीं है। स्वास्थ्य सेवाओं की दुर्दशा भी सदन में चर्चा का विषय बनी। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई हुई हैं। वहीं सीधी के विधायक ने स्थानीय स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली को लेकर स्वास्थ्य मंत्री को घेरा। सरकार ने जवाब में कहा कि सुधार के लिए लगातार प्रयास जारी हैं और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए नई योजनाएं लाई जाएंगी। बजट सत्र के पहले कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले भी लिए गए। सरकार ने गुड़ी पड़वा को प्रदेश का आधिकारिक नववर्ष घोषित करने का निर्णय लिया है। उज्जैन को काल गणना का वैश्विक केंद्र बनाने और 26वीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मंजूरी देने के फैसले भी लिए गए। इसके अलावा खजुराहो में वेलनेस सेंटर स्थापित करने और नगर निगमों के लिए सौर ऊर्जा प्लांट लगाने पर भी चर्चा की गई है। भारतीय कैलेंडर की शुरुआत गुड़ी पड़वा से होती है। इंदौर उज्जैन में तो काफ़ी समय से गुड़ी पड़वा नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि प्रदेश के सभी जिलों में नववर्ष के रूप में गुड़ी पड़वा उत्सव मनाया जाए और सभी मंत्रियों को भी निर्देश दिए कि किसी न किसी जिले में कोई मंत्री पहुंचे और गुड़ी पड़वा उत्सव में भाग ले। और अब सवाल यह है कि क्या बजट सत्र में जो वादे और घोषणाएं हुई वे हकीकत में बदलेंगी? क्या सहकारी समिति संशोधन में सच में किसानों को फायदा होगा या यह सहकारिता आंदोलन का अंत है? विपक्ष के आरोपों में कितना दम है और सरकार की योजनाएं कितनी प्रभावी साबित होंगी? इन सभी सवालों पर बहस जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। और बड़ी बहस इन दिनों मध्य प्रदेश में इस बात को लेकर है कि वहां विधानसभा सत्र में लगातार चर्चाएं गर्म हैं, मुद्दे रोज उठ रहे हैं, लेकिन अब सत्र खत्म हो गया है और आरोप प्रत्यारोप से भरे इस सदन के खत्म होने के बाद क्या स्थितियां बनी? जो मुद्दे सदन में उठ रहे थे अब वो क्या सड़कों पे उठ पाएंगे? और जो सियासत हमें सदन में देखने को मिली अब वो सदन के बाहर भी देखने को मिलेगी। इन सब बातों पे चर्चा करेंगे। क्या कुछ हुआ इस पूरे सत्र के दौरान और किस तरीके की रणनीति अब रहने वाली है कांग्रेस और भाजपा की? किस तरीके की उलझी हुई राजनीति इस पूरे सत्र के बाद हमें देखने को मिलेगी? इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता गुंजन चौकसे जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए रामजी पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक नज़रिए के जरिए हमें पूरे राजनीति को समझाने की कोशिश करेंगे, KS साइनी जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और जैसे कि हम बता रहे हैं कि सत्र अब खत्म हो गया है,
लेकिन जो इसमें फैसले हुए हैं, विधेयक पास हुए हैं, कैबिनेट का एक महत्वपूर्ण फैसला आया है, इन सब का क्या आशय है, जनता पर कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा और इसका राजनीतिक मायने क्या है, एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। पहले इस पूरे सत्र से किसने क्या पाया, कांग्रेस और भाजपा से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। पहले गुंजन जी की ही ओर चलता हूं। गुंजन जी, सरकार के लिए काफ़ी अहम माना जाता है विधानसभा का सत्र, और इस पूरे सत्र में बजट भी पास हो गया है, लेकिन महत्वपूर्ण काम और विधेयक भी प्रस्तुत हुए हैं। पूरी तरीके से कैसे देखती है बीजेपी इस पूरे सत्र को? देखिए मोहन जी, ये एक ऐतिहासिक सत्र रहा है हमारे मध्य प्रदेश के इतिहास में। जिस तरह अगर भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मंत्र है, ये उसी पे आगे बढ़ने वाला सत्र रहा है, जहां पे हम ज्ञान की बात करते हैं, मतलब हम गरीब कल्याण की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम युवाओं के सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, और किसान, जिसे हम अन्नदाता कह रहे हैं, उनके कल्याण की बात कर रहे हैं। तो ओवरऑल जो पूरा बजट रहा इस बार का और जो सत्र रहा, आपने देखा होगा, वो इन चारों वर्गों पे फोकस रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसी मूल मंत्र पे, उसी पद चिन्हों पर हम आगे बढ़े हैं। और इस सत्र आपने देखा होगा, चाहे संस्कृति को लेके इसमें काफी कुछ रहा, सनातन धर्म को लेके इसमें काफी कुछ सामने आई चीजें, कि जहां पे हम धर्म के क्षेत्र में भी हमने काम किया, और विकास के लिए तो एक अहम मुद्दा उठाया है, रीजनल विकास की भी बात हुई है, जैसे जो नवाचार डॉक्टर मोहन यादव जी लेके आए हैं। और आज आपने देखा होगा सत्र में उन्होंने जिला स्तर पे भी एक विकास की समिति बनाई है, कि हर एक समिति जिला स्तर पे बनेगी, उस कमेटी के हिसाब से वो अपने एक विजन रखेंगे विकास का, और उस विजन में आगे वो पर्टिकुलर जिला किस तरह बढ़ रहा है, इसकी समीक्षा होगी। तो एक ये बहुत बड़ा नवाचार लेकर आए हैं कि अब हम पूरे मध्य प्रदेश को जिले के हिसाब से टारगेट करके उसमें विजन जो लेकर चले हैं विकास का, उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। किसान निधि की बात हुई, महिलाओं के लेके बात हुई, और ओवरऑल अगर हर क्षेत्र, हर वर्ग और इन चारों जाति के डेवलपमेंट की बात इस सत्र में हुई है। और आप बजट देखेंगे तो इतिहास का ये सबसे बड़ा बजट था मध्य प्रदेश का, कि 4,21,000 करोड़ रुपए का बजट था, उसका जो आवंटन था वो भी उसी वर्ग के हिसाब से किया गया है। बिल्कुल। तो सबसे महत्वपूर्ण बजट, और उसके बाद दो संशोधन विधेयक, और साथ ही जनता के महत्वपूर्ण कार्यों को लेकर घोषणाएं, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बजट से निकल कर आई हैं सरकार के खाते से, और सरकार इसे उपलब्धियों के रूप में गिना रही है। चलते हैं पांडे जी की ओर, और पांडे जी के लिए तो सुनहरा मौका था। बजट सत्र के दौरान विपक्ष कोशिश करता है कि सरकार को घेरे, जवाब देने के लिए मजबूर करे, बाध्यता भी होती है ऐसे समय में। क्या रहा बजट सत्र को लेकर कांग्रेस का आकलन, जान लेते हैं पांडे जी से। पांडे जी, देखिए, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हैं। अभी भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि इस बार का बजट ऐतिहासिक रहा। इस बार का बजट जो था उसमें ज्ञान की बातें हुई। उनके हिसाब से पिछली बार के जो बजट थे वो ऐतिहासिक नहीं थे, उसमें ज्ञान की बातें नहीं हुई थी। महिला, किसान और अन्य वर्गों के ऊपर बातें नहीं हुई थी, केवल इस बार बातें हुई थी। मान लिया बातें हुई थी, तो क्या मुख्यमंत्री मोहन यादव जी और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर जी के रहते हुए क्या कोई अच्छी तर्कसंगत बात हो सकती है? विधानसभा अध्यक्ष के बेटे पर, स्वयं पर बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगे, और अभी विजयपुर में जब चुनाव था तो विधानसभा अध्यक्ष संविधान के अनुसार प्रचार नहीं कर सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चुनाव विधानसभा अध्यक्ष ने किया, और उनके बेटे पर जो आरोप लगे थे उन आरोपों की जांच किसी ने नहीं की, न ईडी ने की, न सीबीआई ने की, न इनकम टैक्स ने की, न किसी ने क्लीन चिट दी। तो इतने बड़े भ्रष्टाचार के आरोप सहने के बाद भी वो विधानसभा अध्यक्ष हैं। मोहन यादव जी चिंतामणि मालवीय उनके विधायक हैं, जिन्होंने आरोप लगाए, उन्होंने तो आरोप अभी लगाए, उसके पहले ही सिंघस की क्षेत्र में जो मोहन यादव जी की 185 एकड़ जमीन आती थी, उस जमीन को मोहन यादव जी ने आवासीय घोषित करा ली, और जो दूसरे किसान हैं उनकी जमीन अधिकृत की जा रही है। अपनी सेफ कर लिए मुख्यमंत्री ने, उन पर ये आरोप अभी से 3-4 महीने पहले ही लग चुके हैं। लेकिन जो किसानों की जो जमीन अधिकृत की जा रही है
हर बार सिंगस्त होता है, हर बार कुंभ का मेला होता है, हर बार उनकी जमीन ली जाती है, लेकिन वो 3 महीने और 6 महीने के लिए ली जाती है, बाद में वापस कर दी जाती है। अब जो चिंतामण मालवीय भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है वो कह रहे हैं कि आप उनके परमानेंट क्यों अधिग्रहण कर रहे हो, वो नहीं देना चाहते हैं। क्यों आप एक सीमेंट का जंगल बनाना चाहते हो? जो हमारे ऋषि मुनि होते हैं वो प्रकृति के साथ रहते हैं, प्राकृतिक आप व्यवस्थाएं कीजिए, वहां आप 5 स्टार मॉल जैसी व्यवस्थाएं क्यों ऋषि मुनियों के लिए कर रहे हैं? ठीक। और किसानों पर क्यों अत्याचार कर रहे हैं? किसान वहां रोज आंदोलन कर रहे हैं, जी। लेकिन मोहन यादव जी का मैनेजमेंट इतना तगड़ा है कि किसानों के आंदोलन की खबरें अखबारों में नहीं पहुंच रही है। पांडे जी, आज और अंतिम विधानसभा दिन के था, अंदर इसलिए हम एक विषय पे नहीं, पूरा समग्र रूप से देखना चाह रहे हैं। विपक्ष के नजरिया जो है समग्र रूप से आ जाए, एक मुद्दे पर केंद्रित ना रहे। तो समग्र रूप से ये है कि इस बार पहली बार देखा कि कांग्रेस के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर कर्ज, क्राइम और करप्शन को लेकर आरोप लगाए। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्वयं की सरकार कर्ज, क्राइम और करप्शन पर तीनों को घेर रही है। भिंड से नरेंद्र कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने ऊर्जा मंत्री पर आरोप लगाया कि आप भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने का काम कर रहे हैं। चिंतामण मालवीय आरोप लगाई चुके हैं। एक जो इनके विधायक हैं वो तो एसपी के पैरों में लेट गए थे, वो तो इतने परेशान हो गए थे अपराध के मुद्दों को लेकर। जो 10-5 रुपए की जो चम्मच आती है वो आंगनवाड़ी के लिए 610 रुपए में खरीदी, वो आरोप भी संसद के अंदर लगाए गए और विधानसभा के अंदर। लगातार जो कर्ज लिया जा रहा है और उस कर्ज के पैसे को जो लूटा जा रहा है उसके लगाए गए, सबसे बड़ा जो आरोप लगाया गया कांग्रेस के साथ साथ कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कि आखिर वो सौरभ शर्मा का जो 52-54 किलो जो सोना था और 400-500 किलो जो चांदी थी और करोड़ों अरबों रुपए जो कैश था और डायरी में जो 20,000 करोड़ का जो लेन देन था, वो कहां गायब हो गया? ठीक है। और ओवरऑल मतलब विपक्ष के साथ किस मुख्यमंत्री का था? ठीक है, बिल्कुल सवाल दोनों ही ओर से आए हैं और मंत्रियों को अपनों के सवाल का भी सामना करना पड़ा है। साइनी जी की ओर चलते हैं और सत्र को लेकर उनकी भी एक टिप्पणी ले लेते हैं। साइनी जी, हम जैसा कि अब तक देखते आए हैं कि हंगामा भी काफ़ी हुआ, आरोप प्रत्यारोप भी लगा, कई बार हंगामे की भेंट कार्रवाई चढ़ गई। ओवरऑल जो जिन उद्देश्यों के लिए सदन चलता है वो पूर्ति हो पाई या आरोप प्रत्यारोप में ये पूरा सत्र उलझ कर रह गया, लगता है आपको? नमस्ते, और आपके सारे पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। जो आपको जो दर्शक है जो सुन रहे हैं उनको भी मेरा नमस्कार। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए जो सत्र था वो इतना छोटा था, तो अगर कुछ वाद विवाद में जो बात निकली है तो उसके बाद तो मुझे लगता नहीं है कि बजट सेशन में जो बात होनी थी वो हो भी पाई है। आप देखिए कि जो बजट में अगर एक एक सेशन को लेकर अगर उस पर डिबेट होता है तो कम से कम विपक्ष को इतना समय मिलना चाहिए कि वो पार्लियामेंट में हर विधानसभा के अंदर हर विषय के ऊपर वो डिबेट कर सके, हर विषय मुद्दों को लेकर विधानसभा में रख सके। लेकिन आपने देखा सिर्फ विधानसभा 9 दिन चला है मुश्किल से, और उस 9 दिन में बजट रखा और उसके अगले दिन फिर होली और ये आ गए तो छुट्टियां हुई, उसके वजह से बिल्कुल किसी भी विषय पे पूरी तरीके से विचार विमर्श हो ही नहीं सका। तो मुझे लगता है कि जैसे पहले होता था बजट सेशन जो है कम से कम 28 दिन 30 दिन चलता था, तो इस तरह से अगर दिन ही नहीं होंगे तो किसी भी विषय पे मूलतः बात करना बहुत मुश्किल है। और उस पर विधानसभा एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे विपक्ष अपनी बातें रख सकते हैं, जनता के जो मुद्दे हैं वो सामने रख सकते हैं, जो बिल पास होते हैं उस पर डिबेट हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये सेशन इतना छोटा रहा कि इसमें कोई भी विषय पे ज्यादा बातचीत ही नहीं हो पाई है ना। उसमें जो भेंट चढ़ने की बात तो अलग है, लेकिन बात यह है कि कितने कम दिन विधानसभा अगर चलते हैं बजट सेशन में तो फिर सारे मुद्दों पर सदन पे लेके आना ही मुश्किल है। बिल्कुल, और ये एक बड़ी समस्या रही है और सभी विधानसभाओं में ये देखने को मिल रहा है कि अब जो सत्र की अवधि है वो कम होती जा रही है, दिन कम हो रहे हैं, घंटे कम हो रहे हैं, तो जो बहस और चर्चाएं होनी चाहिए
उस पर भी असर पड़ता है। मुद्दे जरूर दोनों पक्षों के पास होंगे पर चर्चा ही कम हो रही है। गुंजन जी की ओर चलता हूँ। गुंजन जी, पांडे जी के जो आरोप है वो अपनी जगह, दूसरी बात कि भाई आप लोग दिन ही कम कर दोगे तो मौका कहाँ मिलेगा, जवाब देने का भी आपको मौका नहीं मिलेगा और न विपक्ष को मुद्दे उठाने का मौका मिलेगा। ये भी एक बड़ी समस्या रही है इस पूरे सत्र के दौरान। मैं आपकी सवाल पे भी जवाब दूंगी मोहन जी, पर पहले मैं राम पांडे जी की बात का खंडन करना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने जितनी सत्यहीन और तथ्यहीन और निराधार बात की है, आप बताएं। और वो जो झूठ परोसने का काम किया, उन्होंने 3 बात उठाई थी कि कर्ज, क्राइम और करप्शन, उन तीनों पे उन्हें पहले जवाब देना चाहती हूँ। करप्शन की आप जब बात करते हैं राम पांडे जी, तो आप भूल जाते हैं 2018 में आपकी सरकार बनी थी 15 महीने की, और उस 15 महीने की सरकार में आपने वल्लभ भवन को ट्रांसफर का उद्योग बना के छोड़ा था। पहली बार हुआ था कि किसी मुख्यमंत्री, समय जब कमलनाथ जी थे, उनके ओएसडी के यहाँ छापा पड़ा था ईडी का, ये तो सब पुरानी बातें हो गई ना गुंजन जी। नाम, तब कहां आपकी करप्शन की बात चली गई थी कि करोड़ों रुपए की धनराशि वहां पाई गई थी। करप्शन का दूसरा पर्यायवाची ही कांग्रेस है, तो आप करप्शन का जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं शब्दों का। दूसरी बात, आपने कर्ज की बात की, तो देखिए कर्ज सिर्फ कांग्रेस सरकार का एक बहाना है जनता तक उन्हें कल्याणकारी योजनाओं को कैसे नहीं पहुंचाना है। तो ये एक बहाना मार के आप कर्ज का, यही फर्क है भाजपा में और कांग्रेस में। भारतीय जनता पार्टी कल्याण के लिए जो भी कर्ज ले रही है वो अभी अपनी तय सीमा के लिमिट में ले रही है और अभी भी उसके पास कैपेसिटी है। आपको बजट और कर्ज का जब आप आकलन देखेंगे तो समझ में आएगा कि आपने जनता को क्या परोसा है और भाजपा ने जनता को क्या परोसा है। ठीक है, चलिए पांडे जी, मूल विषय ये है कि भाई चर्चा ही ज़्यादा नहीं हो पा रही। आप लोगों को लगता है क्या समय भी कम मिला है विपक्ष को? देखिए, कम समय मिला, लेकिन जो विपक्ष को जो बातें रखनी थी विपक्ष ने रखी। सबसे बड़ा जो मामला चल रहा था वो सौरभ शर्मा वाला मामला चल रहा था कि एक इतना छोटा सिपाही है, उसके पास इतना सोना चांदी कहाँ से आया, और इतने 4-5 महीने से उसकी जांच चल रही है। वो ईडी, सीबीआई जैसे जो संवैधानिक ऑर्गेनाइजेशन है उन पे तो आपने हमेशा सवाल खड़े किए। जब आपके ऊपर छापे पड़ते हैं, आप करप्शन में पकड़े जाते हैं, तो आप सवाल खड़े करते हैं। आपको क्या हमारे देश की न्याय व्यवस्था पे भी भरोसा नहीं है, कानून व्यवस्था पे भी भरोसा नहीं है? हर एक मुद्दे को राजनीतिकरण करना, उसको अपना चूल्हा समझ के रोटियां सेकना कांग्रेस अब बंद करे। पांडे जी की बात तो सुन लीजिए। ठीक है पांडे जी, अब बात कंप्लीट कर लीजिए। जी, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि वो सोना जो है वो मोहन यादव जी का है, शिवराज चौहान जी का है, वीडी शर्मा जी का है, तो जांच में दायरे में है, किसी का नाम लेना तो चलना चाहिए। क्यों नहीं पता चल रहा है वो? क्योंकि इतने छोटे से पुलिस वाले का इतना सोना, इतना चांदी, करोड़ों अरबों रुपया पैसा, वो डायरी, लोकायुक्त कह रही है कि डायरी मिली है और मंत्री कह रहा है कि वो तो डायरी गायब हो गई। वो डायरी है तो वो डायरी पब्लिश क्यों नहीं की जा रही है? ठीक। उसके बाद एक देखिए कितना संविधान के अगेंस्ट में काम किया गया कि सरकार की तरफ से जो पैसा आवंटित किया जाता है वो हर विधायक को बराबर किया जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस बार, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, सरकार की ओर से उनको 15-15 करोड़ दिए और जो विपक्ष के विधायक हैं उनको 0। ठीक है, चलिए। तो हम कहते हैं ना कि ये जो सरकार है जी, ये संविधान के विरोध में चल रही है। ये जायज बात है, इस पर जवाब ले लेते हैं। गुंजन जी, ये तो साफ दिख रहा है, आवंटन हुआ है, सत्ता पक्ष के विधायकों को ज्यादा, विपक्ष के विधायकों को अलग, प्रदेश पूरा सरकार का माना जाता है, इसमें विधायक पार्टी के रहें इससे चिन्हित नहीं होते। ये ऐसा क्यों हुआ है आपके मोहन जी? देखिए, जिसकी जितनी मंशा विकास करने की उसको उतना आवंटन हुआ है, जिसकी जैसी मांग रही है पूरे क्षेत्रों के लिए, हमारे लिए पूरा मध्य प्रदेश। आप मध्य प्रदेश छोड़िए, हम तो बिहार दिवस भी मध्य प्रदेश में बनाने वाली सरकार है। हमारे लिए पूरा देश एकता और अखंडता का काम कर रहे हैं। हम भूमि के विभाजन का काम नहीं करते, चाहे पूरे देश की बात कर लें या मध्य प्रदेश की बात कर लें। यहाँ विकास का कार्य सरकार पूरे मध्य प्रदेश में एक सा कर रही है, लेकिन ये जितने भी इनके ये आरोप हैं, ये पूर्ण रूप से निराधार है। चलिए, ये अपनी जगह तर्क हो सकता है, लेकिन जो आंकड़े हैं वो बताते हैं। साइनी जी से इस पर टिप्पणी लेते हैं। साइनी जी, ये कुछ ऐसे मुद्दे गिनाए गए, ये इसमें क्या कुछ ऐसा भेदभाव जैसी भी स्थिति बनी क्या?
हेलो, आपकी आवाज नहीं आ जी। रही, क्या फिर से जरा। ये पांडे जी ने जो बात रखी उसी पर मेरा सवाल है कि क्या ऐसा भेदभाव दिखता है क्या विकास को लेकर, अलग अलग विधायकों के क्षेत्र में अलग अलग टाइप का विकास, जो सबका साथ सबका विकास की का नारा है पार्टी का, वो कहाँ क्या दिखता है वहाँ मध्य प्रदेश में? जी देखिए, जहाँ तक मध्य प्रदेश का सवाल है तो हर जगह में समस्या है। ना विपक्ष पूरी तरीके से अपनी बात रख पा रहा है, ना जनता की बात रख पा रहे हैं, और ना ही सत्ता पक्ष जो है, जो जिस तरह से बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, वो कहीं धरातल पे दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे कि कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी, कुछ जमीन जहाँ पे ज्यादा सहूलियत होती है वहाँ पे उस हिसाब से उसको आवंटन किया जाता है। किसानों की तकलीफें बजट में ऐसा दिखा क्या? बजट तो सबके लिए बना है, सबको साथ में लेके चलने वाली चीज है कि नहीं उस बजट में? नहीं, देखिए, बजट जब होता है तो सबके लिए ही होता है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। जिस तरह से बजट अलॉट होता है वो किसी एक व्यक्ति या जगह के लिए नहीं होता है, वो पूरे मध्य प्रदेश के लिए होता है। और जो भी संभाग है वहाँ पे पर उसको किस तरह से उसका उपयोग होता है, कहाँ इन्फ्लुएंस ज्यादा चलता है, किस विधायक का ज्यादा क्षेत्र में प्रभाव है, वहाँ पे उस चीज का बजट का यूज ज्यादा होता है। बस इतना सा अंतर है। ऐसा नहीं है कि बजट में कोई डिफरेंस रहता है, उसमें कोई भेदभाव होता है, लेकिन जब उसका इम्प्लीमेंटेशन करने का वक्त आता है तो वो बजट जो है नियम पूर्वक नहीं होता है। ठीक है, तो इस पूरे सत्र में कुछ ऐसे बड़े फैसले जिस पर सबका ध्यान गया हो और वो कुछ गेम चेंजर जैसे फैसले थे आपकी नज़र में हो तो? नहीं, जो संशोधन लेके आए हैं, जैसे सहकारिता वाला है, किसान जमीन का है, अब उसमें कहा गया कि किसान वाला जो जमीन है वो भी काफी रिवोल्यूशनरी रहेगा, पर उसको किस तरह से किसी किसानों का अगर उसमें फायदा होता है तब तो ठीक है, नहीं तो किसान अपनी जमीन दे भी देंगे और उनको मुनाफा नहीं मिलेगा जिस तरह से सरकार कह रही है, तो वो तो कहीं के नहीं रहेंगे अगर उनका जमीन चला जाएगा। आप जैसे कह रहे हैं कि उज्जैन में जो है अभी सिंहस्थ सारा तो सारा जमीन जो है किसानों का लेकर उसको परमानेंटली डेवलप करने की बात कह रहे हैं और डेवलपमेंट क्षेत्र में लेके आ रहे हैं कि खेती की जमीन को, तो किसान कहाँ जाएंगे? अपने खेती पे निर्भर है। हमारे यहाँ 75% जो लोग हैं वो खेती पे निर्भर है। अगर किसान खेती की जमीन जो है आप डेवलपमेंट के क्षेत्र में और इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए ले लेंगे तो खेती कैसे हो सकती है? तो ये कहीं ना कहीं एक जगह से बैलेंस तो बनाना पड़ेगा। तो वो किस तरह से करते हैं, बिल्कुल प्रोजेक्ट जो है, जो संशोधन जो बिल लेके आए हैं वो तो पास हो गया है और वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा ये कहना है कि किसानों की जो हित है उसको ध्यान में रखते चलिए हुए 30 सेकंड में एक प्रतिक्रिया दोनों पक्षों की और ले लेते हैं। क्या कुछ रह गया है बाकी पांडे जी जो अब हमें सड़कों पे दिखाई देगा, सदन के बाहर भी दिखाई देगा मुद्दों के रूप में? कर्ज, क्राइम, करप्शन। देखिए, प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा था कि रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री की गर्मा गिरती है और देश की गर्मा गिरती है। और जो बेतहाशा जो कर्ज लिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के द्वारा, उसके कारण रुपए की कीमत गिर रही है, प्रधानमंत्री की गर्मा गिर रही है, देश की गर्मा गिर रही है। लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि अमेरिका हमारे हिंदुस्तानियों को हथकड़ियां या बेड़ियां लगाकर भेजे। और सबसे बड़ी बात, जो प्रदेश सरकार ने जो स्वीकार किया, हम कह रहे थे कि महिला अत्याचार लगातार बढ़ता जा आगे रहा है। आप लोग क्या मध्य प्रदेश करेंगे सरकार इसको ने लेकर? स्वीकार किया, जी, मध्य प्रदेश सरकार ने स्वीकार किया कि 20 महिलाओं पर प्रतिदिन दुष्कर्म हो रहा है मध्य प्रदेश में। आगे एक्शन अब क्या आप होगा? बताइए, कांग्रेस क्या 20 करेगी? महिलाओं पर मध्य प्रदेश में प्रतिदिन दुष्कर्म हो रहे हैं, ये मोहन यादव सरकार ने स्वीकार किया है। और हम इसी बात को कह रहे हैं कि जब महिलाएं सुरक्षित नहीं है, दलित सुरक्षित नहीं है, सेवड़ा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक के भतीजों द्वारा दलितों की घसीट कर उनकी पिटाई की जाती है, ये कल की घटना है। बाकी दलित हो, आदिवासी हो, सब पर रोज अत्याचार मुद्दों पे लड़ाई जारी रहेगी। चिंतामण मालवीय भारतीय जनता पार्टी के दलित विधायक है, इसलिए उनको भी नोटिस दे दिया। जो दलित विधायक नहीं है उनको नोटिस नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी के विरोध में सबने आवाज उठाई है, लेकिन नोटिस किसको मिला है? चिंतामण मालवीय जी को मिला है। तो जो 20 महिलाओं के साथ जो मध्य प्रदेश में प्रतिदिन दुष्कर्म हो रहा है, ये बड़ी लिस्ट है। आप लोग क्या कैसे सामना करेंगे? सदन के मुद्दे तो दिख गए, बाहर भी आप लोग को चुनौतियों का सामना करना पड़ने वाला है। जी, जनता बहुत परेशान हो रही है महंगाई से। जल्दी जनता महंगाई से इतनी त्रस्त हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी को 24 घंटे। गुंजन जी, आवाज मिल पा रही है? महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से, करप्शन से, क्राइम से, असुरक्षा से, अराजकता से
असंतोष से सारी चीजें नेगेटिविटी देश के अंदर पनप रही है। और चलिए इसलिए इस पर हमारी हिंदुस्तान निगाह बने रहेगी। पांडे जी आप लोग मुद्दे उठाते रहिए, हम इन मुद्दों को जनता तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बजट सत्र तो खत्म हो गया है, लेकिन मुद्दों की लड़ाई लगातार जारी रहेगी। समय कम जरूर मिला है, लेकिन मुद्दे जोरदार यहाँ उठे हैं। बिल्कुल, और इस पूरी चर्चा को आज हम यहीं खत्म करते हैं। इस चर्चा में हमारे साथ गुंजन जी थे, उनका बहुत धन्यवाद। श्री राम पांडे जी ने अपना समय दिया, उनका धन्यवाद। हमारे साथ साइनी जी बनी हुई थी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा ही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखें अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।